हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया रिएक्शन मैकेनिज्म में अगला चैप्टर हम अगला जो है नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट जो लास्ट क्लास में देखा था। देखो अब तक हमने जितना भी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा है ये आप चाहे चैप्टर वाइज पढ़ो चाहे मैकेनिज्म वाइज पढ़ो, दोनों में ये चीज जो है वो तीसरी क्लास तक 3 क्लास जो है ना शुरू की, ये दोनों में जो है कॉमन रहेगी। ठीक है। और अब इसके आगे जो है ना हम मैकेनिज्म वाइज चीजों को स्टार्ट करने वाले हैं। अब से जो है वो हम चैप्टर वाइज भी पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर वाइज से पहले हम मैकेनिज्म वाइज जो है चीजों को पढ़ रहे हैं कि जैसे सबसे पहले हम ईएआर की बात करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फिर हम ईएसआर की बात करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और फिर जब सारी क्लासें एक बार रिकॉर्ड हो जाएगी तो इसके बाद में इन्हीं क्लासों को जो है वो मैं बीच बीच में कट पेस्ट करके जो है वो यहां पर इसी को अरेंज करके चैप्टर वाइज जो है वो इसको क्लासेस अपलोड कर दूंगा, है ना। तो जिनको चैप्टर वाइज पढ़ना है उनको जो हो एक बार के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट जो है वो हम ये चीजों को 15 फरवरी तक जो है वो खत्म कर लेंगे, है ना। तो उससे पहले पहले ज्यादातर जैसे मान लो उससे पहले पहले जैसे ही हाइड्रोकार्बन की सारी रिएक्शन हो गई तो हाइड्रोकार्बन का कट पेस्ट करके मैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर अलग से डाल दूंगा। जैसे बेंजीन की सारी रिएक्शन हो गई तो बेंजीन की जितनी भी रिएक्शन है वो कट पेस्ट करके उससे पहले जो है वो हम इसको मतलब ऐसे जैसे जैसे चैप्टर होते जाएंगे वैसे वैसे जो है ना इनको सबको लेक्चर को एक सिक्वेंशियली अरेंज करके जो है वो हम अपलोड करते रहेंगे। ठीक है ना। तो जिनको चैप्टर वाइज पढ़ना उनको भी दिक्कत नहीं आएगी और जो मैकेनिज्म वाइज पढ़ रहे हैं उनको भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो ये तो है बात। अब देखो रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो इसमें हम आगे जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ रिएक्शन की कितने तरीके की रिएक्शंस होती है ना। तो यहीं से अपनी बात की शुरुआत करूंगा मैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है भैया जी, देखो जरा कि जो रिएक्शंस होती है ना अपने पास, ये रिएक्शंस 4 तरीके की होती है मेनली, है ना। कौन कौन सी वो मैं लिख देता हूं रिएक्शंस। ठीक है। एक तो रिएक्शंस होती है जिनको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस, देखो कि भाई कौन सी रिएक्शन कौन से चैप्टर में आएगी ये भी मैं यहां पर आपको बताऊंगा साथ साथ में कि ये वाली रिएक्शन आपको इस चैप्टर में मिलेगी, है ना। और फिर जो है वो अपने पास अगली जो रिएक्शन है वो आती है भैया जी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शंस। फिर इसके बाद में जो थर्ड रिएक्शन है ये अपने पास आती है जिनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है। और लास्ट में जो है ये अपने पास अगली रिएक्शन आती है जो अलग तरीके की होती है, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ठीक है। तो ऐसे करके 4 तरीके की हमारे पास अलग अलग क्या होती है रिएक्शंस होती है, जिनमें एडिशन हो गई, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और रीअरेंजमेंट। ठीक है। अब देखो जी जो एडिशन रिएक्शन है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि किसी न किसी चीज का क्या होगा, एडिशन होगा, यहां पर कोई चीज ऐड होगी। ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, ये भी अलग अलग तरीके से इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से इनको जो है वो हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक एडिशन रिएक्शन में हमारे पास एग्जाम्पल है जो कि है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन। ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है इनको शॉर्ट में हम बोलते हैं EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, EAR। अब क्या होती है ये तो अभी हम बात करेंगे कि EAR रिएक्शंस हम किनको बोलते हैं। ठीक है। लेकिन कहां पर पढ़ोगे तो हम जो है वो EAR रिएक्शन, अगर आप एनसीईआरटी देखोगे ना तो एनसीईआरटी में EAR रिएक्शन आपको मिलेगी एल्कीन और एल्काइन वाले चैप्टर में। तो ये जो EAR रिएक्शन होती है ये वास्तव में एल्कीन और एल्काइन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है। यही से हम शुरुआत करेंगे अभी। तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। तो हम कहां पर पढ़ने वाले हैं, ये एल्कीन में पढ़ेंगे और एल्काइन में पढ़ेंगे। ठीक है। मेनली और भी EAR जो है वो होती है, लेकिन जो मेनली कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है किसकी, एल्कीन और एल्काइन की। तो ये बात हम करेंगे कहां, एल्कीन और एल्काइन में। ठीक है। फिर जो दूसरी इसमें रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसी में हम एक और चीज पढ़ेंगे FAR, बोले तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, FAR बोलते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब यार ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस क्या होती है
ये यहीं पर बात करेंगे इसी चैप्टर में जो वो हम एल्कीन में ही इसको समझेंगे, है ना। एल्कीन में ही यहाँ पर टॉपिक आएगा, एल्कीन में आपको ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। इसी ईएआर के अंदर फ्री रेडिकल को या एडिशन रिएक्शन को भी हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास तीसरी जो रिएक्शन होती है वो होती है NAR, बोले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अब यार ये रिएक्शन कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन सी है? तो ये जो NAR होती है ना, ये आपको देखने को मिलेगा कार्बोनिल कंपाउंड में। तो कार्बोनिल कंपाउंड बोले तो जो एल्डिहाइड कीटोन वाला जो चैप्टर है ना, तो ये रिएक्शन वास्तव में एल्डिहाइड कीटोन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है। तो ये रिएक्शन होगी एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड में, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो देखो कि ये तो हुई एक बात, NAR रिएक्शन हो गई। अब बात करते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शंस की, है ना। तो भाई देखो एलिमिनेशन रिएक्शन वैसे तो कई अलग अलग तरीके की होती है, जैसे एक हो गया अल्फा एलिमिनेशन, एक हमारे पास होता है जी बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। और एक हमारे पास रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं गामा एलिमिनेशन, ठीक है। तो भैया देखो जरा कि बीटा एलिमिनेशन जो है ना, हमें इनमें से वैसे तो अल्फा बीटा गामा तीनों की थोड़ी थोड़ी बात हम करेंगे जब पढ़ेंगे तब, लेकिन जो है वो बीटा एलिमिनेशन को सबसे ज़्यादा हम पढ़ते हैं, ये सबसे ज़्यादा डिटेल में जो है इसी को हमें पढ़ना है, इसी के बारे में हमें ज़्यादातर जो है चीज़ें डिस्कस करनी है। अब बीटा एलिमिनेशन वैसे तो कई तरीके का होता है, जैसे E1 हो गया, E2 हो गया, E1CB हो गया, है ना। कहाँ मिलेगा, कहाँ पर मिलेगी, मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे कोई रिएक्शन है ना, जैसे मान लो A इज कन्वर्टिंग इनटू B, ये कोई रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन भैया जी A के लिए तो इसकी एक केमिकल नेचर होगी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी कि A किस तरीके की रिएक्शन देता है, जबकि B के लिए ये रिएक्शन जो है वो क्या है, एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो कोई रिएक्शन अगर किसी सब्सटेंस के लिए केमिकल प्रॉपर्टी है तो वही रिएक्शन दूसरे किसी सब्सटेंस के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो सकता है। जैसे कि यहां EAR में एक एग्जांपल है HX का एडिशन, तो जब आप एल्कीन पर HX का एडिशन करवाते हो तो हेलो एल्केन बनते हैं। तो ये रिएक्शन एल्कीन के लिए तो एक केमिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन ये एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन बनाने का एक मेथड है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो ऐसे ही जो बीटा एलिमिनेशन है ना, ये हम अल्कोहल में पढ़ेंगे, ये हम जो है वो एक तरीके से एल्काइल हैलाइड में पढ़ेंगे, और इनसे एल्कीन और एल्काइन का फॉर्मेशन होगा। तो ये रिएक्शन हम बात करेंगे इनकी अल्कोहल में आपको देखने को मिलेगी, एल्काइल हैलाइड में ये रिएक्शन देखने को मिलेगी, इवन एल्कीन और एल्काइन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की रिएक्शन होती है बीटा एलिमिनेशन की रिएक्शन। ज़्यादा डिटेल बात करेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे, ये टॉपिक कवर करेंगे तब। फिर आते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी ऐसे कई अलग अलग तरीके की होती है, जैसे एक होती है ESR, बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये होती है ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब यार ये क्या होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो जो एरोमेटिक कंपाउंड है ना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है एरोमेटिक कंपाउंड की, जैसे बेंजीन हो गया, है ना, जैसे हेलो एल्केन हो गया या हेलो एरीन, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आप एनिलीन है, बेंजल्डिहाइड है, फिनॉल है। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो है वो कैसी होती है, वो होती है अपने पास ESR, बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है, ठीक है। फिर देखो ESR के बाद में हम बात करेंगे NSR, ठीक है, बोले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सॉरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन NSR पढ़ेंगे। NSR के बाद में हम नेक्स्ट जो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। देखो ESR हो गई, NSR हो गई, FSR बोले तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो अगली रिएक्शन है FSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। ये सारी जो एक एक, अच्छा NSR कहाँ पर पढ़ेंगे? SN1 SN2 आपने नाम सुना होगा, है ना। तो ये हम एल्काइल हैलाइड में बात करेंगे, अल्कोहल में बात करेंगे, इनकी ईथर में भी बात करेंगे। और फिर यहाँ पर FSR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये एल्केन में जो है वो हम पढ़ेंगे, इनकी चर्चा एल्केन में करेंगे। एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है कौन सी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
मोटा मोटी ये 3 तरीके की रिएक्शन है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी है, इसके अलावा कुछ नेम रिएक्शन भी अपने पास होती है ना, जैसे कंडेंसेशन की रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, क्लेजन कंडेंसेशन, और भी बहुत सारी रिएक्शंस है। आप ये मान के चलो आपके सिलेबस में जो 85 to 90% रिएक्शन, 85% रिएक्शन जो है ना वो इन तीनों की कहीं ना कहीं जो वो इन तीनों से ही है, और बाकी कुछ एक रिएक्शन है नेम रिएक्शन या रीअरेंजमेंट रिएक्शन से भी आ सकती है। एनसीईआरटी में भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन की कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, वो सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भैया मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। ईएसआर के जितने भी जो है ईएआर के एग्जाम्पल सबसे पहले हम देखेंगे, ईएआर रिएक्शंस क्या होती है ना। और देखो आप चाहे मैकेनिज्म वाइज पढ़ो चाहे चैप्टर वाइज पढ़ो, अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो तो भी मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी दिक्कत? वो इसलिए दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि भाई मैं साथ साथ आपको ये बताते चलूँगा कि ये वाली चीज़ एनसीईआरटी में आपको कौन से चैप्टर में मिलेगी। जैसे मान लो आपने जो है वो चैप्टर वाइज ऑर्गेनिक पढ़ी, और अब तक मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके चैप्टर वाइज ऑर्गेनिक में कम से कम जो है वो हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर हो गया हुआ, ठीक है। नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आगे हो जाएगा। तो अब हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में ईएसआर रिएक्शन या ईएआर रिएक्शन जो है वो आपको कहाँ पर मिलेगी? तो आप जाओ यहाँ पर क्लास लो, अच्छे से लेक्चर देखो, लेक्चर अटेंड करो, पूरे फोकस के साथ अटेंड करो, नोट्स बनाओ, और फिर जाकर देखो कि आपके टीचर ने आपको वो रिएक्शन कहाँ पर लिखवाई है। फिर जाके जो है वहाँ से उसको देख लो और कवर कर लो, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आप कैसे भी पढ़ो, है ना, मैं साथ साथ बताते जाऊँगा। आप यहाँ से पढ़ लेना, आप एनसीईआरटी उठा के देख लेना, एनसीईआरटी खोल के देख लेना, आपको वो चीज़ वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ से उसको पढ़ के बाद में जो है वो आप कवर करते चले जाना। ऐसे धीरे 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 करके आपका सारा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। तो भैया मेरे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ाई करनी है हमें। कैसे भी पढ़ो, बस पढ़ो, पढ़ने का कोई बहाना नहीं है, नहीं पढ़ने के 1000 बहाने हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एडिशन रिएक्शन से, और एडिशन रिएक्शन में भी सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? ईएआर की, ठीक है। इसको तो मैं बिठा रहा हूं। हाँ जी, हाँ तो देखो ज़रा कि सबसे पहले हम यहीं से अपनी बात की शुरुआत करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है, ईएआर, ठीक है। तो भैया ये जो रिएक्शंस होती है, अभी मैंने आपको कहा कि ये जो रिएक्शन है ये एल्कीन और एल्काइन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है, यानी कि मेनली जो एल्केन और एल्काइन है वो ये रिएक्शंस देते हैं। तो पहले मैं यही लिख देता हूँ, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार तो डायरेक्टली ये पूछ लेता है कि कार्बोनिल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है, तो जैसे अभी मैंने बताया NAR होती है। एल्कीन और एल्काइन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है? ये EAR होती है। जो अपने पास एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है? तो वो ESR होती है, ठीक है ना। तो कई बार तो डायरेक्टली यही पूछ लेता है, तो ध्यान में रखना है ये, है ना। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है। तो एल्कीन एंड एल्काइन मेनली ये रिएक्शन देते हैं। अब अगर इन रिएक्शंस को आपको समझना है ना, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में आपको समझना पड़ेगा। तो यहीं पर मैं हेडिंग लगा रहा हूं, देखना जरा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अब यार ये क्या होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? ध्यान से समझना कि यार जीओसी जब हमने पढ़ा था, है ना, याद करो जीओसी का पहला लेक्चर, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके जो शुरू का 10 से 15 मिनट का लेक्चर देखो, ठीक है। तो जीओसी का जो पहला लेक्चर है वहीं पर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक जो कंसेप्ट है, या यूँ कहो कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो अपने पास इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है, वो हमने पढ़ा था। तो जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है कितने तरीके का बताया था? 4 तरीके का बताया था। सबसे पहले जो वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, फिर हमने रेजोनेंस पढ़ा, फिर हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा,
ये तीन तो जो थे वो थे परमानेंट, ठीक है। और फिर एक चौथा मैंने वहां पर आपको लिखवाया था टेम्परेरी। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं परमानेंट, एक होता है टेम्परेरी। तो जो चौथा इफेक्ट था वो कैसा था, वो था टेम्परेरी, और वो कौन सा था, वो था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब यार वो तीनों परमानेंट है, ये वाला टेम्परेरी है, इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या है चीज, तो इसको आप समझने की कोशिश करना। इसका मतलब बहुत ही आसान सा है, सीधा सा मतलब है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है ना, हमारे पास जैसे मान लो कोई एल्कीन है ना, इवन एल्काइन भी हो सकता है, या कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है ना, जिसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन है वो कोई कंपाउंड यहां पर हो सकता है। हम एग्जांपल ले रहे हैं किसका, एल्कीन का। अब अभी जो है ना, हमें पता है कि यार जो सिग्मा बॉन्ड बनता है या जो इवन पाई बॉन्ड, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है। तो यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड है। अभी देखो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है ना, दोनों के दोनों कार्बन पर इक्वली शेयर्ड है, दोनों पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो इक्वली या सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दोनों पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सिमेट्रिकल है। तो दोनों ही तरफ, क्योंकि दोनों तरफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो अभी ना तो इधर वाले कार्बन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा या इधर वाले कार्बन, किसी पर कोई चार्ज नहीं आएगा, है ना। ना ही ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पर शिफ्ट करेंगे। लेकिन मान लो इसके आसपास यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आया, जैसे मान लो ये कोई इलेक्ट्रोफाइल आया। अब यार इलेक्ट्रोफाइल जो आता है ना, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है उस पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। तो वही बात है कि पॉजिटिव चार्ज को देखकर यहां पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। पॉजिटिव चार्ज को देखकर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इस बॉन्ड में थोड़ा सा पोलराइजेशन हो जाएगा। और पोलराइजेशन हो जाएगा, देखो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, कि जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके पास तो क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी, उसको तो कुछ भी करके इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको तो कुछ भी करके इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। अब जो है वो इसने क्या किया कि भैया जैसे ही ये इसके आसपास जाएगा, यहां आसपास नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस है, तो ये क्या करेगा, एल्कीन की अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पर शिफ्ट करेगा। और जैसे ही इस कार्बन पर शिफ्ट किया, जैसे जैसे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हुए, वैसे वैसे इसने जो इधर इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्यों, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये एल्कीन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, इलेक्ट्रोफाइल को। और अगर इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहां पर देखना हमारे पास चार्ज ऐसा आ जाएगा कि एक कार्बन पर तो जुड़ गया इलेक्ट्रोफाइल और पीछे चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव। ठीक है, तो भैया इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। यही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है कि किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में, ये क्या है, दिस इज रिएजेंट। अगर आपको रिएजेंट, सबस्ट्रेट, रिएक्टेंट, कैटलिस्ट, प्रोडक्ट, इनका डिफरेंस नहीं पता है तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म का फर्स्ट लेक्चर जाके देखिए भैया, ठीक है। तो वहां पर जो मैंने अच्छे से आपको बता रखा है। तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये एक रिएजेंट है। तो किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में अगर पाई इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो रही है या पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अगर रिएजेंट नहीं है तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों तरफ सिमेट्रिकली क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, दोनों पर कोई चार्ज नहीं आएगा, कोई पोलराइजेशन नहीं होगा। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन ये रिएजेंट की प्रेजेंस में जो है वो यहां पर क्या हो जाएगी, शिफ्टिंग हो जाएगी, यहां पर पोलराइजेशन आ जाएगा, यहां पर जो है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। इसको टेम्परेरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर रिएजेंट आसपास है तब तो होगा, और रिएजेंट अगर आसपास नहीं है तो नहीं होगा। हम जिस रिएक्शन की बात कर रहे हैं ना, EAR रिएक्शन की, है ना, तो वो जो रिएक्शन है, ये सारी की सारी रिएक्शन आप ये मान के चलो कि इसी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के कारण होती है। तो पहले तो मैं इसको लिख देता हूं कि द डीलोकलाइजेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, pi bond electrons on electrophile, pi bond electrons in presence of any reagent is called electromeric effect, is called electromeric effect। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। एंड दिस इज ए टेम्परेरी इफेक्ट,
ठीक है। तो ये क्या होता है भैया जी, एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। और आप ये मान के चलो जो हमारे पास EAR रिएक्शन होती है ना, वो ज्यादातर रिएक्शंस जो है वो इसी की वजह से होती है, इसी कारण से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के कारण ही होती है। क्लियर है बात। और जो शुरू के 3 हमने पढ़े थे GOC में, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और कौन सा था, रेजोनेंस, है ना, उनकी तो क्या है कि कंडीशन जब भी फुलफिल होगी तो हमेशा लगेंगे। ये कभी लग रहा है रिएजेंट की प्रेजेंस पे लग रहा है, एब्सेंस में नहीं लग रहा है, इसलिए ये वाला जो हो कैसा होगा, ये टेम्परेरी है। क्लियर है बात। अब देखो, अब हम आते हैं EAR रिएक्शन कि EAR रिएक्शन क्या होती है। तो आप देखो कि सबसे पहले हमारे पास कोई एल्कीन है ना, और यहां पर हमारे पास कोई रिएजेंट है, दिस इज रिएजेंट। और रिएजेंट जो होता है ना, इसका ध्यान में रखना कि जो रिएजेंट, अच्छा एल्कीन हम ले रहे हैं तो ये क्या है, ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, ये क्या है, रिएजेंट। जो हम रिएजेंट ले रहे हैं वो क्या है, वो एक तरीके से एक पेयर है। और किसका पेयर है, एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का पेयर। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफाइल कभी भी E+ के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, फ्री फॉर्म में कि इलेक्ट्रोफाइल घूम रहा है इलेक्ट्रॉन दे दो इलेक्ट्रॉन दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे न्यूक्लियोफाइल घूम रहा है कि इलेक्ट्रॉन ले लो इलेक्ट्रॉन ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों जो क्या रहेंगे, एक पेयर में रहेंगे। और जब रिएक्शन करनी होगी तो दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे, किसी न किसी कारण से अलग हो जाएंगे। तो एक तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, एक तरफ क्या जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि सबस्ट्रेट है ना, और ये रिएजेंट, रिएक्शन होगी तो किसी एक कार्बन पर, ठीक है, एक कार्बन पर तो जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल, कहीं पर भी जोड़ दो, एक कार्बन पर जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल, है ना। अभी हमने इस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल, इस कार्बन पर क्या जोड़ा है, न्यूक्लियोफाइल जोड़ा है। लेकिन भाई देखो, यहां तो दोनों तरफ हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों तरफ रिएक्टिविटी क्या है, सेम है, कि जितना रिएक्टिव ये कार्बन है उतना ही रिएक्टिव ये कार्बन है। तो क्योंकि दोनों तरफ रिएक्टिविटी सेम है तो यहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सा वाला रिएजेंट, कौन सा वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कौन से कार्बन पर जुड़ रहा है, न्यूक्लियोफाइल कौन से कार्बन पर जुड़ रहा है। लेकिन भैया हमें तो क्या करना है, रिएक्शंस जो है वो करनी है, सवाल सॉल्व करने हैं। अगर मान लो दोनों तरफ जो वो अनसिमेट्रिकल आ जाए तो फिर सोचना पड़ेगा कि यार इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ेगा, ये कैसे सोचेंगे, तो ये मैकेनिज्म बताएगी, है ना। तो ये जो रिएक्शन है ये हम बोल रहे हैं कि ये EAR रिएक्शन है। बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये चल रही है, यानी ये रिएक्शन इस मैकेनिज्म के थ्रू हुई, EAR के थ्रू ये रिएक्शन जो है वो हो रही है। तो अब देखो जरा कि इसकी मैकेनिज्म क्या, रिएक्शन चली कैसे, आखिर कैसे होगी रिएक्शन। तो आप समझना कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म जो है ना वो कुछ यूं है कि सबसे पहले रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ध्यान रखना कि कोई भी रिएक्शन पहले हुई और फिर हमने मैकेनिज्म वाइज जो है वो मैकेनिज्म से उसको एक्सप्लेन किया कि इस रिएक्शन में ऐसा ऐसा हुआ होगा। और मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म में पहले क्लास में आपको बता दिया, दिस इज ए थ्योरेटिकल हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, कि ये जो वो हाइपोथेटिकल थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। हम क्या करते हैं, रिएक्शन जो हुई है उसको अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सेट करने की कोशिश करते हैं कि यार इस रिएक्शन में ऐसा ऐसा हुआ होगा। तो आप समझो जरा कि मैकेनिज्म, रिएक्शन मैंने कहा 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। सबसे पहले देखना स्टेप फर्स्ट, तो स्टेप फर्स्ट ये है कि यार ये तो है हमारे पास एल्कीन, इवन एल्काइन भी हो सकता है, और ये है हमारे पास रिएजेंट। भैया जो न्यूक्लियोफाइल होगा ना, आप ये मानो कि जो भी न्यूक्लियोफिलिक टर्मिनल है ये जनरली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कुछ एक केस में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम भी होती है, लेकिन जनरली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोफाइल जो है इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, और दूसरी तरफ न्यूक्लियोफाइल ये इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव के फॉर्म में बाहर जाना चाहता है। और वो जैसी रिएजेंट जो वो इसके आसपास जैसे ही आएगा, एल्कीन यहां पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहां आसपास नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस है, तो यहां पर इसके आसपास जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ये एल्कीन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन जो है किसको देगा, इलेक्ट्रोफाइल को देगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। ध्यान रखना, ये जो कर्व्ड एरो हम लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड कर्व्ड एरो रिप्रेजेंटेशन। हम ऐसे ही नहीं लगाते हैं, ये वास्तव में कर्व्ड एरो जो है ना वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की डायरेक्शन को मेंशन करता है। ये हम अपनी मर्जी से नहीं लगाते हैं, ये जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, IUPAC ने रिप्रेजेंटेशन का तरीका जो है इसको एक्सेप्ट कर रखा है ना। तो जैसे ही ये इधर इलेक्ट्रॉन दिए, अब यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो देते ही न्यूक्लियोफाइल जो है वो खत्म, टाटा बाय बाय गया। कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल इधर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो यहां से न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या होगा ना कि ये कंडीशन बनेगी, ये है यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा और ये कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये जो है वो NU-। कार्बोकेटाइन कैसे बना, तो आप इसको यहां से समझ सकते हो कि जैसे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, एल्कीन जो है वो किसी एक कार्बन पर अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगी, और भैया ये कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो पीछे क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस रिएक्शन में ये बना हमारे पास क्या, कार्बोकेटाइन। ठीक है।
अब देखो जी ध्यान से कि ये जो कार्बोकेटाइन होता है ना, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि कार्बोकेटाइन दो तरीके के होते हैं, या तो एक तो होता है क्लासिकल, एक होता है नॉन क्लासिकल। तो दिस कार्बोकेटाइन में भी क्लासिकल और नॉन क्लासिकल, है ना, दो तरीके के कार्बोकेटाइन होते हैं। क्या डिफरेंस होता है आप समझना जरा, कि मैंने कहा ये कार्बोकेटाइन या तो हो सकता है कैसा, क्लासिकल कार्बोकेटाइन, या फिर सेकंड हो सकता है कैसा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो जो क्लासिकल कार्बोकेटाइन है ना, वो रीअरेंज हो सकता है, उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है ना, तो ये कैन बी रीअरेंज। ठीक है, तो ये रीअरेंज हो सकता है। अगर मान लो रिएक्शन में क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है तो उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। और रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि जब कम स्टेबल कार्बोकेटाइन हम ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट, है ना। तो यहां पर तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर वो भी नहीं है कि भाई रीअरेंजमेंट जो है वो होगा ही होगा, कि आपको जो है अगर क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना तो रीअरेंजमेंट करवाना ही है, जबरदस्ती नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि नहीं भाई करवाओ ही ना। अगर होता है, हो सकता है कि कम स्टेबल है ज्यादा स्टेबल बदल सकता है तो ही करवाना है, अदरवाइज नहीं करवाना है। तो क्लासिकल कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता है। अगर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा तो डज नॉट रीअरेंजमेंट या विल नॉट रीअरेंज। बस ये डिफरेंस होता है कि भैया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन जो है वो रीअरेंज नहीं होगा, क्लासिकल वाला रीअरेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट की तो। अब यार कौन सी रिएक्शन में, देखो EAR के बहुत सारे एग्जांपल हम देखेंगे जिसमें HX का एडिशन है, वाटर का एडिशन है ना, ऐसे करके बहुत सारे HOX का एडिशन है, ठीक है, या X2 का एडिशन है। तो बहुत सारे एग्जांपल EAR के हम देखेंगे। अब कौन सी रिएक्शन में क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है और कौन सी रिएक्शन में नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। कि भाई ऐसा नहीं है कि आपको केवल जो है देखने से पता चल जाए कि यहाँ क्लासिकल बन रहा है कि नॉन, वो ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस रिएक्शन में क्लासिकल बन रहा है कि नॉन क्लासिकल। हमारे पास जितने भी एग्जांपल है उनमें से ज्यादातर एग्जांपल ऐसे हैं जिनमें नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, यानी रीअरेंजमेंट वगैरह का लफड़ा नहीं होता। फिर जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है इसको हम साइक्लिक कार्बोकेटाइन भी बोल सकते हैं, साइक्लिक कार्बोकेटाइन, या इसका एक नाम और है, इसको ब्रिज कार्बोकेटाइन भी बोल सकते हैं, ब्रिज कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये भी इसका नाम है। तो ब्रिज कार्बोकेटाइन बोल दो, साइक्लिक कार्बोकेटाइन बोल दो, या फिर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बोल दो। तो इस रिएक्शन का ये इंटरमीडिएट होता है मेरे भाई कार्बोकेटाइन। ये तो है फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फिर आप देखना जरा कि जो अगला स्टेप है ना वो है अपने पास सेकंड स्टेप। उसमें क्या होगा, अब बात आएगी तो अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। जो न्यूक्लियोफाइल अलग हुआ है ना, बस वो ही न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। देखो जी कैसे, तो सेकंड केस में देखो जरा, स्टेप सेकंड तो ये इलेक्ट्रोफाइल बना, अगर ये जो है वो अपने पास इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना। अब अगर क्लासिकल है तो रीअरेंजमेंट वगैरह सब करवा के हम तैयार रखेंगे इसको। तो रीअरेंजमेंट वगैरह सब मान लो हो चुका है, तो अब जो है सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा और कार्बन को इलेक्ट्रॉन देके ये न्यूक्लियोफाइल का जो वो एडिशन हो गया। ठीक है, तो अब देखो इसको EAR रिएक्शन ही क्यों बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, कि यार ओवरऑल यहां पर तो न्यूक्लियोफाइल का भी तो एडिशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों हो रहा है। तो मैं एक चीज बता देता हूं कि यार RDS स्टेप में जो भी होता है ना, नाम उसके अकॉर्डिंग रखा जाता है। ये वाला स्टेप एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि ये स्लो स्टेप होता है, बोले तो RDS। अब ये कैसे पता चला कि यार ये स्टेप स्लो है, याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि जो RDS स्टेप है ना वो एक्सपेरिमेंटल होता है, कि हमें जो है वो देखने से पता नहीं चलेगा कि ये वाला स्टेप RDS है, वो एक्सपेरिमेंटल होता है। ये आपने काइनेटिक्स में पढ़ा होगा, मैंने काइनेटिक्स के भी लेक्चर रिकॉर्ड कर रखे हैं, जरूरत हो तो जाके देख लेना। ठीक है, तो ये स्लो है, RDS है। ठीक है, और ये वाला स्टेप जो है वो कैसा होता है, ये फास्ट होता है। तो मैंने अभी ये कहा कि भैया रिएक्शन का जो नाम लिखा जाता है वो लिखा जाता है कि RDS स्टेप में जो हो रहा है उसके बेसिस पर नाम लिखते हैं। तो क्योंकि यहां RDS स्टेप में एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलो अब इसी रिएक्शन के बारे में हमारे पास दो चार चीजें हैं, दो चार पॉइंट है जो कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखने हैं। क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, यहां से कई बार स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ लेता है।
ठीक है, तो इसीलिए जो वो ये 2-4 पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो पहला पॉइंट तो यही है कि रिएक्शन कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। ठीक है, तो रिएक्शन जो है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में देखो जरा कि रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हो गई। कार्बोकेटाइन is formed as intermediate in this reaction which can be classical और नॉन क्लासिकल। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, जो कि क्लासिकल भी हो सकता है और नॉन क्लासिकल भी हो सकता है। फिर आपको यह भी ध्यान में रखना है, देखो रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप पे कंप्लीट हो रही है। अब थोड़ा सा जो है वो थोड़ा बहुत काइनेटिक्स का कंसेप्ट यहां पर लगता है कि यार ऐसी रिएक्शन जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप पे कंप्लीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसी रिएक्शन जो केवल एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। तो यहां पर ये रिएक्शन क्योंकि 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो ओवरऑल ये नेट रिएक्शन जो होगी वो कैसी है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो ये चलो ठीक है, ये तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गई। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि यार कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप अपने आप में एक एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। तो जैसे ये वाली रिएक्शन अपने आप में एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, सेम ऐसे ही ये वाली रिएक्शन भी अपने आप में एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करो तो उसमें तो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, जैसे यहां पर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। यानी कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ऐसा नहीं है कि इस रिएक्शन में भी कोई कोई इंटरमीडिएट बनेगा। एलिमेंट्री रिएक्शन में बनती है ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये दूसरी एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो एक ट्रांजिशन स्टेट यहां बनेगी, एक ट्रांजिशन स्टेट यहां बनेगी। यानी मैं बात कर रहा हूं, देखो ये मैकेनिज्म है इस रिएक्शन की, ये मैकेनिज्म है। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और मैं बता देता हूं, रिएक्शन जितने स्टेप में कंप्लीट होगी, रिएक्शन में जितने एलिमेंट्री स्टेप हो गए ना, उतनी ही ट्रांजिशन स्टेट जो है वो किसी रिएक्शन में बनती है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इस रिएक्शन में, जैसे एक रिएक्शन लिख के दे दी, बोलेगा कि इसमें कितनी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो रिएक्शन जितने स्टेप में कंप्लीट हुई है, रिएक्शन में जितने एलिमेंट्री स्टेप है, रिएक्शन में उतनी ही क्या बनती है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट देखो जरा, इसको भी मैं लिख देता हूं कि नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, इन एनी रिएक्शन, ठीक है, ये इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स, ठीक है, इन मैकेनिज्म। तो भैया मैकेनिज्म में जितने एलिमेंट्री स्टेप होंगे ना, उतनी ही रिएक्शन में क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ये ध्यान में देने वाली बात है, याद रखने वाला पॉइंट है। तो ये हो गया, चलो भैया ट्रांजिशन स्टेट हो गई। अब अगर आप इसी का एनर्जी प्रोफाइल बनाओ, देखो कि अगर आप जो है इसी का एनर्जी प्रोफाइल या एनर्जी डायग्राम बनाओ तो क्या होगा, देखो जी, हाँ भैया देखो, इसी का जो है वो हम यहां पर एनर्जी प्रोफाइल बना रहे हैं। है ना भैया जी, एक तरफ तो है अपने पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, दूसरी तरफ है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आप समझो जरा कि ये जो रिएक्शन है, मान लो दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हुई है, और रिएक्शन में जो है वो हमारे पास एक तो इंटरमीडिएट बन रहा है, और रिएक्शन में 2 क्या बन रही है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। तो यहां पर जो है वो इसका डायग्राम कुछ ऐसा आता है।
अच्छा, जो पहला वाला स्टेप रिएक्शन का वो कैसा है, वो स्लो है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्लो स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है या कम होती है, ज्यादा होती है। और फास्ट स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो यहां पर कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है अपने पास, ये ग्राफ आता है, दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये वाला जो है ये एनर्जी लेवल है किसका, इंटरमीडिएट का, यानी कि जो कार्बोकेटाइन बनता है ना उसकी एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से क्या रहती है, ज्यादा होती है। और जो ट्रांजिशन स्टेट है, दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, है ना, एंड दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ ट्रांजिशन स्टेट सेकंड। ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट स्टेप कैसा था, रिएक्शन का स्लो था, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, और सेकंड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी कम है। क्लियर है बात। तो एक तो ये बात हुई। फिर देखो और कौन सा पॉइंट ध्यान में रखना है, ये हो गया एनर्जी प्रोफाइल। एक पॉइंट ये ध्यान में रखना कि भैया रिएक्शन की जो रेट है ना, रेट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट यानी कि जो क्या है, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन की पावर कितनी, 1। ये रेट ऑफ रिएक्शन, ये है इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो नेट ऑर्डर रिएक्शन का कितना है, 2। तो ओवरऑल ये रिएक्शन एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है ना, कि भाई रिएक्शन का ऑर्डर कितना आएगा, 2 आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है सबस्ट्रेट की अच्छा, ये कहां से आया कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की पावर 1 और इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन की पावर 1, ये कहां से आया, ये है एक्सपेरिमेंटल। आपने काइनेटिक्स में पढ़ा होगा कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है किसी भी रिएक्शन का, वो हमेशा क्या होता है मेरे भाई, एक्सपेरिमेंटल ही होता है। तो ये चीज आई एक्सपेरिमेंट से, हमें नहीं पता है कि ऐसा होगा, बस एक्सपेरिमेंट से जो है वो ये रिजल्ट हमें मिला है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है, ये भी हुई एक बात। अब देखो कि भैया जी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, और वो है रिएक्टिविटी फॉर ईएआर, कि ईएआर के लिए कौन सी एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगी, कौन सी एल्कीन कम रिएक्टिव होगी, इवन एल्कीन और एल्काइन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो देखना जरा, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है ना वो यही है अपना। यहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि 3-4 आपको एल्कीन दे दी, ठीक है, और पूछेगा कि इनके लिए जो है वो ईएआर की रिएक्टिविटी क्या होगी, ठीक है, देखना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर बहुत ध्यान देना। तो पॉइंट ये है रिएक्टिविटी फॉर ईएआर, है ना। तो हमारे पास बात ऐसी है कि आप देखो रिएक्टिविटी में जो स्लो स्टेप था ना, अभी हमने स्लो स्टेप देखा था, स्लो स्टेप में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा था। तो आप समझो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, या कौन से सबस्ट्रेट पर पहले अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो भैया जो ज्यादा डोनर होगा, या यूं कहो कि जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जिस एल्कीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोफाइल पहले उसी पर अटैक करेगा। कि कौन सी एल्कीन पर अटैक होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहां मैं ये लिखूंगा कि रिएक्टिविटी फॉर ईएआर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट हो सकता है भैया एल्कीन और एल्काइन हो सकता है। तो जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, पहली बात तो आपको ऐसे चेक करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से चेक करता है। फिर मान लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जो कई बार कंफ्यूजन होता है, आंसर नहीं आए, तो आप ये चेक करोगे कि यार फर्स्ट स्टेप पे क्या बनता है, इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। तो फर्स्ट स्टेप ही आरडीएस है। तो आप सोचो कि यार आरडीएस स्टेप जितनी तेजी से होगा, कि जैसे ये वाला स्टेप था ना अपने पास, कि पहले स्टेप में क्या हो रहा था कि इस तरीके से जो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया और इसने इलेक्ट्रॉन दिए, तो फर्स्ट स्टेप में जो ये करके कार्बोकेटाइन बना, ये इंटरमीडिएट है, और ये आरडीएस है, रेट डिटरमिनाइजिंग स्टेप। ये स्टेप जितनी तेजी से होगा ना, हम बोलेंगे रिएक्शन की स्पीड उतनी ज्यादा होगी, रिएक्शन उतनी तेजी से होगी। और ये वाला स्टेप जो वो स्लो है, और स्लो हो गया, जितना स्लो होगा रिएक्शन उतनी धीरे चलेगी, है ना। अब ये तेजी से कब होगा, अगर मान लो इंटरमीडिएट अगर स्टेबल है, कि हमारा इंटरमीडिएट जो रिएक्शन में बन रहा है ना, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब ये जल्दी बनेगा। ज्यादा स्टेबल चीज जल्दी बनती है, तो अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो इसका मतलब ये जल्दी बनेगा। और इंटरमीडिएट अगर बहुत जल्दी बन रहा है या तेजी से बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन बहुत फास्ट चल रही है, तेजी से होगी। तो यानी मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि रिएक्टिविटी फॉर ईएआर, ठीक है,
ये प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जो भी कार्बोकेटाइन बना, चाहे वो क्लासिकल हो चाहे वो नॉन क्लासिकल हो, जो भी कार्बोकेटाइन बनता है उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी रिएक्शन की उतनी ही ज्यादा होगी, सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। अच्छा, एक चीज और मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं आपको कि सर हमने तो सुना है रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं। होता है ना कि भाई स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बात ऐसी है कि देखना जरा कि जो रिएक्टिविटी होती है ना, रिएक्टिविटी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट के, स्टेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट के, ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, है ना। देखो कि यार एक तो सबस्ट्रेट है, अच्छा इसका जो है ना ये एक जनरल चीज है, इसका EAR नहीं, किसी भी रिएक्शन में जो हो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आप सोचो कि यार ये एल्कीन हमारी कर खूब ज्यादा स्टेबल है, एल्कीन बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो ये एल्कीन यार जितनी ज्यादा स्टेबल होगी ना, रिएक्टिविटी उतनी क्या हो जाएगी, कम, उतनी आसानी से रिएक्शन थोड़ी ना करेगी यार। अगर ये स्टेबल है रिएक्शन करेगी नहीं, लेकिन अगर ये स्टेबल है इसका मतलब ये जल्दी बन रहा है, और जल्दी बन रहा है तो इसका मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो रिएक्टिविटी जो होती है वो सबस्ट्रेट की स्टेबिलिटी के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इंटरमीडिएट स्टेबल है तो रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है बात। तो चलो अब इसी चीज को हम अप्लाई करना सीखते हैं। ध्यान दो जरा, मैं इन सबको मिटा रहा हूं क्योंकि एग्जाम्पल हमें करने हैं। हाँ जी, देखो ऐसा है, जैसे कोई एल्कीन है अपने पास, है ना, एक तो है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये एल्कीन है। 3-4 एल्कीन लेते हैं, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, आपको बोलेगा कि भैया इनको रिएक्टिविटी के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी, डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। जैसे एक तो ये एल्कीन हो गई, एक ही एल्कीन हो गई अपने पास, ठीक है, एक ये कोई एल्कीन है RCH और ये R, ठीक है, यहां आ गया डबल बॉन्ड CH2, एक ये एल्कीन है और एक ये एल्कीन है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सबस्ट्रेट, ठीक है, कि सबस्ट्रेट पर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, कि सबस्ट्रेट पर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ना, रिएक्टिविटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप समझो कि जैसे सबसे पहले ये वाला है तो इसका इफेक्ट कैसा लगेगा, +I, है ना, यहां तो कुछ है नहीं, यहां पर जो है वो दो का +I, अच्छा इवन +H भी हो सकता है ये, ठीक है, +H, क्योंकि अगर अल्फा हाइड्रोजन है R के पास तो +H भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 2 डोनर है, यहाँ 3 डोनर है, और यहाँ 4 जो है वो इस पर डोनर लग रहे हैं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर है, इस पर है। तो अगर मैं इधर से इधर चलूंगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना, ऑन डबल बॉन्ड ये क्या होगा, इंक्रीज होगी। और डबल बॉन्ड पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि यहां पर जो है ना रिएक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये, फिर ये हमारे पास रिएक्टिविटी का क्या आएगा, ऑर्डर आएगा। क्लियर है बात। तो एक तो ये बात हुई, चलो ठीक है, रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर हो गया। आप चाहो तो इसको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से भी चेक कर सकते हो कि हम एक काम करें कि कार्बोकेटाइन बनाएं और कार्बोकेटाइन बना के स्टेबिलिटी चेक कर लें। जैसे यहाँ पर कार्बोकेटाइन मान लो ये वाला बनेगा, यहाँ पर बीच में ये वाला बनेगा, यहाँ ये कार्बोकेटाइन, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा ना वहाँ रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना। जैसे अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी हमने EAR रिएक्शन की बात करी, हमने क्या किया, जो फर्स्ट स्टेप था उसमें इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन किया। आपको पता है कि ज़्यादातर केस में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कौन होगा, H+ होगा। मैक्सिमम केस में आप देखोगे जो H+ होगा वो ही अपना क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। चलो भैया जी, हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि जैसे यार ये कोई एल्कीन दे दिया आपको इस बार,
जैसे CH डबल बॉन्ड CH2, एक एल्कीन, जैसे इसको है ना, इस क्वेश्चन को हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से चेक करेंगे कि कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा तो EAR के लिए उस डबल बॉन्ड, उस एल्कीन की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जैसे CH डबल बॉन्ड और ये CH2, यहाँ पर जो है वो हमारे पास आपने CN जोड़ दिया है ना, ये 3-4 एल्कीन है। अब यार यहाँ पर हमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर चेक करना है कि कौन सी एल्कीन या कौन सा डबल बॉन्ड EAR के लिए ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा वाला कम रिएक्टिव है। तो भैया यहाँ देखो, कार्बोकेटाइन अगर हम बनाएं तो एक तरफ तो H जोड़ दो। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर कहीं पर एक से ज़्यादा कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी हो, ये सारी चीज़ें है ना, आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट ध्यान में रखना है। इसलिए हर एक क्लास को आप बहुत ही केयरफुली अटेंड कीजिएगा, बहुत ध्यान से जो है आपको क्लास अटेंड करनी है। तो यहां पर देखो, कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर भी आ सकता है कि मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रोफाइल ज्यादातर केस में कौन होगा, H होगा। आप जो हो यहां इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दो, E जोड़ दो और यहां पर पॉजिटिव चार्ज लगा दो, तो यहां कार्बोकेटाइन बन जाएगा। यहां पर E जोड़ के यहां पर पॉजिटिव चार्ज लगा दो, या यहां E जोड़ के यहां पॉजिटिव चार्ज लगा दो, तो 2 कार्बोकेटाइन बनने की संभावना होती है, क्योंकि इस बार दोनों तरफ कार्बन की रिएक्टिविटी अलग अलग है, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है, इधर अलग है, इधर अलग ग्रुप है। तो आपको उसी तरफ कार्बोकेटाइन बनाना है जिस तरफ का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो। जिधर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी ना, हम उसी तरफ क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे। तो हम यहां पर कार्बोकेटाइन बना रहे हैं, जैसे मान लो इससे जो कार्बोकेटाइन बनेगा हमारे पास ये वाला बनेगा CH, ये CH3 प्लस। ठीक है, अच्छा ये CH3 कैसे हुआ, यहां तो CH2 था, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ ना, ये EAR का फर्स्ट स्टेप हमने करवाया तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ। और मैंने क्या कहा कि ज्यादातर केस में इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, H प्लस होगा, तो वो H प्लस ऐड हो गया तो CH3 आ गया। यहां पर अगर मैं कार्बोकेटाइन इससे बनाऊंगा तो कार्बोकेटाइन CH और ये CH3 और यहां पर क्या आएगा, CH3 और ये क्या है प्लस। यहां पर कार्बोकेटाइन अगर मैं बनाऊं तो यहां आएगा OCH3, यहां आएगा क्या CH और ये CH3 और ये प्लस। यहां कार्बोकेटाइन में बनाऊं तो यहां आएगा CN, ये आएगा क्या CH और ये CH3 और ये क्या आएगा प्लस। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब देखो जी, स्टेबिलिटी चेक करते हैं। CH3 का इफेक्ट कैसा है, +H, इसका इफेक्ट कैसा है, +M, और इसका इफेक्ट कैसा है, -M। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, अगर आप तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखोगे तो स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, थर्ड, फिर कौन सा सेकंड, फिर फर्स्ट, और सबसे कम स्टेबल कौन सा है, फोर्थ। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यहां ये ऑर्डर है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का। तो मुझे बताओ रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा, सेम ऑर्डर रहेगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सी होगी, थर्ड होगी, फिर कौन सी, सेकंड, फिर कौन सी होगी, फर्स्ट, और फिर फोर्थ। आप ऐसे चेक ना करो, मान लो कार्बोकेटाइन हमें नहीं बनाना है कि सर हमें नहीं बनाना है कार्बोकेटाइन, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करो। ये +H से यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ये +M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ये -M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। और यहां पर तो कुछ है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां बढ़ेगी, थर्ड में बढ़ेगी, फिर थर्ड के बाद में कहां बढ़ेगी, सेकंड में, फिर कहां पर, फर्स्ट में, और फिर फोर्थ में। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर है। जो डबल बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी वो ही ऑर्डर रहेगा किसका, रिएक्टिविटी का। मेरे ख्याल से मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर देखो जरा एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, देखो क्या यार, एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि एक कोई एल्कीन है CH3O और यहाँ है CH डबल बॉन्ड CH2। एक एल्कीन है, यहाँ पर हमारे पास है NH2, ठीक है, और यहाँ है CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और एक कोई एल्कीन है, यह है CH3CO और ये O CH डबल बॉन्ड CH2। और एक और एल्कीन हम ले लेते हैं CH3, यह आया CO और यह आया NH, ये CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये 4 एल्कीन है। अब वही हमें तो रिएक्टिविटी चेक करनी है कि यार EAR के लिए कौन सी एल्कीन कम रिएक्टिव है और कौन सी एल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो या तो बनाओ कार्बोकेटाइन या फिर डायरेक्टली जो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक कर लो। दोनों ही तरीके मैं बता देता हूँ
कि यहां पर देखना जरा कि इसका इफेक्ट कैसा है, प्लस एम से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका इफेक्ट भी कैसा है, प्लस एम से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इन दोनों में से ज्यादा प्लस एम किसका है, सेकंड का ज्यादा है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगी। ठीक है, इसका इफेक्ट देखो प्लस एम, और इसका भी इफेक्ट कैसा है, प्लस एम। इन दोनों में से ज्यादा किसका है, प्लस एम, इसका। नाइट्रोजन अच्छा डोनर है ना ऑक्सीजन की बजाय, तो नाइट्रोजन क्योंकि अच्छा डोनर है इसलिए इसका प्लस एम क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब देखो जी कि बात ऐसी है कि यहां अगर हम जैसे इसका प्लस एम ज्यादा हुआ, इसका ज्यादा हुआ, अब इन दोनों में से ज्यादा प्लस एम किसका है, तो इसका ज्यादा है। क्यों, क्योंकि यार यहां पर नाइट्रोजन इधर तो इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है, नाइट्रोजन को इधर भी इलेक्ट्रॉन देना, क्रॉस कॉन्जुगेशन टाइप है ना, तो इसका प्लस एम क्या हो गया, कम हो गया। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको सेकंड पर मिलेगी, तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा सेकंड। फिर जो है इसके बाद में रिएक्टिविटी किसकी होगी, फर्स्ट की होगी। क्यों, यहां पर क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है। फिर इसमें इन दोनों में से 4, और फिर कौन सा आएगा, थर्ड। ये हमारे पास रिएक्टिविटी का ऑर्डर आएगा। आप चाहो कार्बोकेटाइन बना लो, कार्बोकेटाइन मुझे बताओ या तो बाहर वाले कार्बन पॉजिटिव आएगा या अंदर वाले कार्बन पॉजिटिव आएगा, कौन से वाले कार्बन पर बनाओगे, अंदर वाले पर ही बनाएंगे। क्यों, बैकबॉन्डिंग वाला कार्बोकेटाइन बनेगा भैया, और बैकबॉन्डिंग वाला हमें पता है हमेशा क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है, तो ये भी है। एक और चीज ध्यान में रखना कि यार एक तो हमारे पास जैसे ये कंडीशन है ना, ये कोई एल्कीन है, ये है सिस एल्कीन, ठीक है, और दूसरी कंडीशन है CH3CH डबल बॉन्ड C, और ये H और ये CH3, ये है ट्रांस। ठीक है, तो अब बात यह है कि यार सिस और ट्रांस में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, सिस ज्यादा रिएक्टिव होगा कि ट्रांस ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो भाई देखो कि इनमें कार्बोकेटाइन भी हम बनाए तो 2 डिग्री बनेगा, और यहां पर भी 2 डिग्री बनेगा। दोनों तरफ CH3 एल्काइल ग्रुप का साइज भी सेम है, तो दोनों तरफ जो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी दोनों में क्या है, बराबर है। कार्बोकेटाइन भी जो है वो उसमें भी अल्फा हाइड्रोजन सेम है, तो हम तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से चेक नहीं कर सकते, हम यहां पर जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से चेक नहीं कर सकते। तो भैया यहां आप सबस्ट्रेट की स्टेबिलिटी से चेक करोगे, है ना, तो यहां सबस्ट्रेट दिस ट्रांस इज मोर स्टेबल, तो क्योंकि ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, सबस्ट्रेट इज मोर स्टेबल, व्हेन सबस्ट्रेट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टिविटी विल बी लेस। ठीक है, तो मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव, क्योंकि भैया ये ज्यादा स्टेबल है इसलिए कम रिएक्टिव है। इसलिए इन दोनों में से अगर आप रिएक्टिविटी देखोगे ना, तो रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी होगी, सिस की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ये सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी, सबस्ट्रेट की स्टेबिलिटी चेक करिए। अभी मैंने कहा था कि रिएक्टिविटी जो होती है इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सबस्ट्रेट की स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलो ये हुई एक बात। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार एल्कीन और एल्काइन, चलो हमने एल्कीन को तो कंपेयर कर लिया, इवन हम एल्काइन को भी कंपेयर कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक कर लेंगे, है ना। तो अगर आपको एल्काइन और एल्कीन में कंपैरिजन करना है कि यार एल्काइन और एल्कीन में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ठीक है, तो समझना कि एक तरफ तो है हमारे पास एल्कीन, ठीक है, एक तरफ है हमारे पास एल्काइन। ठीक है, एल्कीन ये कंडीशन डबल बॉन्ड और ये कंडीशन है, ठीक है, और एल्काइन में हमारे पास ये ट्रिपल बॉन्ड और ये कंडीशन है। पहली बात तो ये कि एल्काइन में ये कार्बन है sp, ये भी कार्बन कैसा है sp, यहां पर जो है ये कार्बन है कैसा sp2, और ये भी कार्बन है कैसा sp2। क्लियर है बात। तो बात ऐसी कि यार sp2 sp और sp, यहां अगर आप मान लो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक में हमारे पास जैसे मान लो ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, ये पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकेटाइन बना, ठीक है, और यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाऊंगा तो हमारे पास कार्बोकेटाइन ये वाला बनेगा। ठीक है, फिर पहली बात तो यहां पर अटैक बहुत ही मुश्किल होता है, आसान अटैक नहीं है, क्योंकि एल्काइन का जो शेप होता है ना, इसकी स्ट्रक्चर जो होती है, दोनों कार्बन sp सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और भाई इसके सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को तोड़ना आसान नहीं होता है, कि जो है वो इलेक्ट्रोफाइल आया और पाई इलेक्ट्रॉन दे दिए, इतना आसान नहीं है। तो एक तो जो है वो यहां पर इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, तो जिसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए जो एल्काइन कम रिएक्टिव होते हैं। दूसरा कारण इसका यह भी है कि इन दोनों कार्बोकेटाइन में से भैया ये वाला देखो डबल बॉन्डेड कार्बन है और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपको पता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज इज लेस स्टेबल, तो ये वाला कार्बोकेटाइन है ना, हम बोलेंगे दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और भैया ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है। क्यों? क्योंकि भैया पॉजिटिव चार्ज इज लेस स्टेबल एट या ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो ये कंडीशन है। दूसरी तरफ यहां पर ये वाला जो हो क्या होगा, रेस्पेक्टिवली मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। तो कार्बोकेटाइन क्योंकि यहां पर ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा हम बोलेंगे रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर इनमें आप देखोगे तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर कौन ज्यादा रिएक्टिव है, एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है। और ये 2 पॉइंट मैं यहां पर दिखाऊंगा, दोनों ही पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट यही है कि एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव for EAR than alkyne because, ठीक है। अब एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होती है, क्यों ज्यादा रिएक्टिव है? तो इसका पहला रीजन ये है कि इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक द सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एल्काइन। ठीक है, तो भैया ये जो है वो आसान नहीं होता है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को तोड़ना। ठीक है। दूसरा कि कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इन एल्कीन विल बी मोर स्टेबल देन कार्बोकेटाइन formed in alkyne in EAR। ठीक है, तो ये दूसरा कारण है कि कार्बोकेटाइन जो है ना, एल्कीन का कार्बोकेटाइन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। और यहां पर जो है वो इसलिए भी ज्यादा रिएक्टिव है एल्कीन। और दूसरा है कि यार इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आसानी से नहीं टूटता है, तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को तोड़ने के लिए, एल्काइन की रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, कुछ हैवी मेटल आयंस की जरूरत पड़ती है, जिनकी बात हम बाद में रिएक्शन में करेंगे। आई होप मेरी बातें समझ में आ रही होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन और एल्काइन फॉर EAR। ठीक है, अब चलो ये तो है भैया रिएक्टिविटी वगैरह सारी चीजें हमने देख ली है। अब एक छोटा सा पॉइंट वो हम यहीं पर लिख देते हैं कि यार कौन कौन सी रिएक्शंस जो है वो हमें इसमें पढ़नी है, एग्जांपल्स ऑफ EAR। यहीं से जो है वो आप मानो कि हमारे पॉइंट, सारे पॉइंट जो वो स्टार्ट होंगे। तो एग्जांपल्स देखना, एग्जांपल्स ऑफ EAR, मैं सारी चीजें यहीं पर लिख देता हूं। सबसे पहला जो एग्जांपल हम पढ़ेंगे इसमें वो है एडिशन ऑफ HX, है ना। हम HX का एडिशन करवाएंगे एल्कीन और एल्काइन पर। ये रिएक्शन आपको मिलेगी NCERT में एल्कीन और एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज में। और दूसरा ये रिएक्शन आपको मिलेगी 12वीं की NCERT में, जहां एल्काइल हैलाइड मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखे हैं, वहां पर ये रिएक्शन मिलेगी। अब ध्यान दो सर, अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप NCERT खोल के बैठो और जहां पर जो है मैं बता रहा हूं उस पेज को देखो, उसको जो है वो ओपन करो और जो है चीजों को मार्क करो, ताकि आपको जो है किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। ऐसे ही जो स्टडी होती है, ऐसे ही पढ़ाई होती है। खाली जो मोबाइल सामने देखकर बैठे रहने से जो पढ़ाई नहीं होती, कि देख रहे हो बैठे हो, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है ना। तो एडिशन ऑफ HX। दूसरी जो रिएक्शन होगी वो होगी भैया एडिशन ऑफ H2O। इसको हम हाइड्रेशन भी बोल सकते हैं, हाइड्रेशन, है ना। इसमें 3 रिएक्शन है। 3 रिएक्शन कौन सी है? एक तो है भैया एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, है ना। ये एल्कीन और एल्काइन दोनों में पढ़ेंगे हम। और फिर एक है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, है ना, शॉर्ट में बोलेंगे HBO। और तीसरी रिएक्शन इसमें होती है डीमर्क्यूरेशन, ठीक है ना, OMDM शॉर्ट में इसको मैं ये बोलूंगा। ये रिएक्शन कहाँ मिलेगी? एल्कोहल में मिलेगी भैया। एल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जाना, है ना, 12th की NCERT खोलना, वहां ये तीनों रिएक्शन आपको मिल जाएगी।
और ये एल्कीन में भी मिल सकती है। एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी जहां पर आपने पढ़ी थी वहां पर भी ये रिएक्शन आएगी, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टी है, एल्कोहल इनमें बनता है, तो एल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक है, फिर देखो जी, इसके बाद में तीसरी जो रिएक्शन आती है वो आती है एडिशन ऑफ X2, इवन Cl2 और Br2, ये आपको एल्काइल हैलाइड के जो है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मिलेगी। ठीक है, फिर जो है वो एक रिएक्शन है एडिशन ऑफ X2 प्लस वाटर, ये रिएक्शन जो है वो आपको मिलेगी एल्कीन और एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज में मिलेगी, वहां जाके देख लेना। एक एक रिएक्शन है ना, इनको मार्क करते चलो साथ में। हम आज की क्लास से तो नहीं, कल की क्लास से जो है वो हम इनको जो है एक एक एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले HX का एडिशन, फिर HBr H2, ये सारी रिएक्शन एक एक करके हम डिटेल पढ़ेंगे। फिर जो है इसके बाद में हमारे पास X2 प्लस जो है वो H2 हो गया। कुछ स्पेसिफाइड रिएक्शन होगी, कुछ अलग रिएक्शन होगी, जैसे एडिशन ऑफ ICl हो गया, NOCl हो गया, ये सारी चीजें हम यहाँ पर जो है वो अलग से पढ़ेंगे, कुछ स्पेसिफाइड रिएक्शन है। अब इसके बाद में देखना जरा, यहीं हम कुछ और रिएक्शंस की भी बात करेंगे। ये मोटा मोटी जो है वो हमारे पास 3-4 रिएक्शन रहेगी, है ना। इसके बाद में देखना जरा, इसी चैप्टर में हम और क्या चीजें कवर करेंगे। इसी चैप्टर में हम कवर करेंगे बाद में ओजोनोलाइसिस, यहीं पर, है ना। और यहीं पर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, यहीं पर कवर करेंगे। और फिर इसके बाद में हम बात करेंगे भैया जी एक तरीके से हाइड्रोजिनेशन की, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, तो इतना सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बीच बीच में कुछ एक रिएक्शंस और आएगी, तो वो भी जो है वो हम साथ साथ, मतलब सिलेबस में जितने भी EAR से रिलेटेड एग्जाम्पल है, जहाँ कहीं पर भी EAR रिएक्शन हो सकती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन कल की क्लास में। तो ये थी भैया आज की क्लास। उम्मीद करते हैं क्लास आपके बहुत अच्छे से समझ आई होगी, है ना। और भाई पढ़ते रहो, लगातार प्रयास करते रहो। यहाँ से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखें। थैंक यू।